कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज लौटी हूँ एक और नए क्राइम केस के साथ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आपको ही। तो आप लोगों ने स्क्विड गेम देखी है? स्क्विड गेम देखी नहीं तो सुनी होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुकी है। पर क्या हो, व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊँ कि वो एक असली कहानी पे निर्धारित है तो? ऐसा ही कुछ हुआ था साउथ कोरिया में। आज की वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो इस असली जिंदगी के स्क्विड गेम को जी चुके हैं। जो भी उनके साथ वहां पर बीता, हम वो आज जानेंगे इस वीडियो में। ये 1950 का दौर था, जब साउथ कोरिया कोरियन वॉर से उभर ही रहा था। सारे शहर तबाह हो गए थे। सड़कों पर बेगर्स, माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चे और डिसेबल्ड लोग ही दिख रहे थे ज़्यादातर। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट अपने नेशन को बचाना चाहती थी। जापान के रूल के बाद वो जल्दी से उन सारी यादों से उभरना चाहते थे। पर 1961 में सब कुछ बदल जाता है, जब एक कूप होता है और मिलिट्री पावर में आ जाती है, जिसके लीडर होते हैं पाक चुंग ही। अब मिलिट्री पावर में आ गई थी और इनका एक ही मोटो था कि इन्हें साउथ कोरिया की सड़कें साफ करनी है। और साफ करने से इनका मतलब ये था कि जो भी लोग बेगर्स, ऑर्फन्स और जो भी ऐसे लोग जो इस देश में प्रगति नहीं ला पा रहे, जो एक बोझ की तरह बन चुके हैं, उनको हटा देना। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सफाई करी कैसी जाएगी, इन लोगों को रखा कहाँ जाएगा। तो इस वजह से एक जगह बनाई गई जिसका नाम था ब्रदर्स होम, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर। पहले ये एक ऑर्फनेज हुआ करता था, बट इसे चेंज करके एक ऐसा सेंटर बना दिया गया जहाँ पर ऐसे लोग जो स्ट्रीट्स पर हैं, सड़कों पर हैं और कोई काम के नहीं हैं, इन सबको यहाँ पर रखा जाएगा। ये बना था 1975 के बुसान में। कागज़ों पर देखें तो एक ऐसी जगह बताई गई है जहाँ पर गरीबों और बेघर लोगों को सुधार कर एक नया जीवन दिया जाता है। पर क्या ये सच में ऐसा हो रहा था? उन लोगों के लिए एक मौत का घर था ये। बोला तो गया था ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को एक नई जिंदगी दी जाएगी, पर ये जगह एक कंसंट्रेशन कैंप जैसे था। अब 1975 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डायरेक्टिव नंबर 410 इशू किया, जिसमें उन्होंने लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ और पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा कि वो ऐसी पेट्रोल टीम्स बनाएं जो रेगुलरली बाहर जाएंगी और ऐसे लोगों को पकड़ कर लाएंगे जो होमलेस हैं, ऑर्फन्स हैं और या तो जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं। अब इस वजह से पुलिस रास्ते में चलते हुए किसी भी इंसान को, उनको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि वो बेगर्स हैं, ऑर्फन हैं, वो पूछते भी नहीं थे, वो उनकी कंसेंट भी नहीं लेते थे। ज़बरदस्ती उन्हें पकड़कर ब्रदर्स होम भेज देते थे। 1984 में जब हान कुछ 8 साल का था, तब वो अपने फादर के साथ बुसान घूमने आया था। वहाँ पर उसके फादर को कुछ काम याद आ जाता है, तो वो अपना काम करने जल्दी से चले जाते हैं, हान को एक पुलिस स्टेशन में छोड़कर। अब पुलिस स्टेशन एक सेफ प्लेस होनी चाहिए थी, जहाँ पर कोई भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। पर उन्हें क्या पता था कि वो ही पुलिस स्टेशन और वहाँ का एक ऑफिसर उनकी पूरी फैमिली को तोड़ देगा। हान बताता है कि जब वो उस पुलिस स्टेशन में थोड़े ही देर बैठे थे, तब वहाँ पर एक ट्रक आता है और उसमें से 3 आदमी निकलते हैं जिन्होंने ब्लू ट्रैक सूट पहना होता है। वो उनको ज़बरदस्ती, हान अपनी बहन के साथ होता है, उन दोनों को ज़बरदस्ती उस ट्रक में बिठाते हैं। हान बार बार चिल्ला रहा होता, उसकी बहन बार बार चिल्ला रही होती और बोल रही होती है कि उनके फादर आने वाले हैं, पर कोई नहीं सुनता। इवन वो उन्हें मारते भी हैं ये कह के कि वो बहुत शोर मचा रहे हैं। ट्रक में बहुत ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्हें सुनाई ज़रूर दे रहा था। वहाँ पर एक बड़े से लोहे के गेट के खुलने की आवाज़ आती है हान को, और यही था ब्रदर्स होम।
अंदर जाते ही उन्हें दूसरे ग्रुप के साथ मिलाया जाता है और बिल्डिंग के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको ऑर्डर मिलता है कि उन्हें अपने कपड़े उतारने होंगे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब इस फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में बहुत लोग पूछ भी रहे थे, ऑब्जेक्ट भी कर रहे थे कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे जो लोग थे, जो इस कमांड में थे, जो ऑफिसर्स थे, वो उनको गालियाँ देने लग जाते हैं, उन्हें मारने लग जाते हैं। अब इन दोनों भाई बहनों को अलग कर दिया जाता है। हान को एक चाइल्ड प्लेटून में भेज दिया जाता है और उसकी बहन को एक फीमेल प्लेटून में। अब हान की बहन वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी, उसे वहाँ से जल्द बाहर जाना था। इस वजह से वो हर सुबह उसके प्लेटून में जाती थी, उसका हाथ पकड़ती थी और वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी। हान बताते हैं कि उन्हें देखना पड़ता था कि कैसे लीडर उसके बाल पकड़ के उसे खींच कर ज़बरदस्ती ले जाते थे, उसे मारते थे उसके सामने। उसकी बहन चिल्लाती थी और कहती थी कि हम जल्दी ही घर जाएंगे। वहाँ का लीडर हान को फोर्स करता है कि वो अपनी बहन को गाली दे और कहे कि वो वापस यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आए। और हान बताते हैं कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होता था कि उन्हें ये ज़बरदस्ती बोलना पड़ता था। उनकी बहन को इतना मारा गया, उसके साथ इतना टॉर्चर किया, उसे इतनी बुरी पनिशमेंट्स दी गईं। बार बार भागने की वजह से उनकी बहन को ब्रदर्स होम में एक साइकेट्रिक वार्ड था, वहाँ पर रखा जाता है। उनकी बहन को मारा गया, उसके साथ टॉर्चर हुआ इतना, और ज़बरदस्ती उसे एक टैबलेट दी गई CPZ, जो सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट्स को दी जाती है। इस सब के बाद उनकी बहन को सही में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। हान बताते हैं कि उनकी एक मेमोरी है जो उन्हें अभी तक डराती है, जबकि वो 46 के हो गए हैं। ये कहानी है उनके इनमेट की, जिसको दौरे पड़ रहे थे, पर उनका प्लेटून लीडर समझता है कि वो नाटक कर रहा है और वो उसे एक वुडन बैट से मारने लग जाता है। वो उस लड़के को इतना मारते हैं कि थोड़े समय बाद वो होश में आ जाता है और होश में आके विनती करता है उस लीडर से कि उसे छोड़ दिया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए। पर वो लीडर इतना गुस्से में होता है कि वो उसे मारता रहता है, इतना कि वो आखिरी में उसे इतनी तेज उसके सर पे मारते हैं कि वो वहीं पर मर जाता है। जब 1987 में ये ब्रदर्स होम बंद हो जाता है, तब हान और उसकी बहन को एक अलग ऑर्फनेज भेजा जाता है। पर वो बताते हैं कि वो इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहे थे। ये इतना दर्दनाक था कि उन्हें समझ ही नहीं आता था वो क्या करें। वो लाइफ को क्वेश्चन करने लग गए थे, उन्हें जीना नहीं था। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो दूसरों को मारने लग जाएं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए और ये समझाने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ है, और दूसरी चीज़ या वो ये कर सकते हैं कि नेशनल असेंबली के सामने वो प्रोटेस्ट करें। हान दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ से उनकी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है। वो नेशनल असेंबली के सामने एक बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं, जिस पर लिखा होता है कि उनके साथ क्या क्या बीती, और साथ ही में उनकी 9 साल के जब वो बच्चे थे उसकी पिक्चर होती है। वो 10 साल तक जस्टिस के लिए लड़ते हैं, कोरिया में जाकर इधर उधर सबको अपनी कहानी बता रहे होते हैं। इसी समय एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप उन्हें देखता है और उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इनकी कहानी पर एक नॉवल लिखी जाती है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इनकी कहानी दिखाते भी हैं। हान की बहन अभी भी ट्रॉमा में है, उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया है, वो इस चीज़ से निकल ही नहीं पाई। हान सारे कोरिया में उन लोगों को ढूंढते हैं जो ब्रदर्स होम में थे, ताकि वो भी अपनी स्टोरीज बता पाएं। 1982 में 14 साल का चॉय जब अपने स्कूल से घर जा रहा होता है, रास्ते में ही उसे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और चॉय के बैग में एक ब्रेड होती है। वो पुलिस वाला उस पे आरोप लगाता है कि उसने ये ब्रेड चुराई है। चॉय मना कर रहा होता है कि उसने ये सब नहीं करा, पर पुलिस उसे ज़बरदस्ती ये मनवाती है उसके जेनिटल्स को एक लाइटर से जलाकर।
और जब वो मान लेता है कि उसी ने ही ये किया है क्योंकि उसे फोर्स करा गया है, तब एक ट्रक आता है और चॉय को उस ट्रक में बिठा दिया जाता है। वो बताता है कि उस ट्रक में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े ही समय में वो ट्रक रुक जाता है और जब चॉय उस ट्रक से निकलता है तो वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा आयरन गेट। वो जगह बहुत ही बड़ी कंक्रीट वॉल से बैरिकेडेड थी। एक बहुत बड़ा आयरन गेट था सामने। चॉय हैरान था कि उसने कभी भी ऐसी जगह देखी नहीं थी। इसके बाद सेम प्रोसेस होता है, चॉय को एग्जामिन करा जाता है और उसे नहलाकर अंदर छोड़ दिया जाता है बिल्डिंग में। वो बताता है कि 2 दिन बाद उनके जो प्लेटून का लीडर था वो आता है और उसका रेप करता है। अगले 5 सालों तक जब तक चॉय वहाँ पर था, उसके साथ ऑलमोस्ट डेली वो सारे लोग उसका रेप कर रहे थे। जो भी लोग वहाँ पे पावर्स में थे, जो लीडर्स थे, वो उसके साथ हर समय ज़बरदस्ती करते थे, उसे वायलेट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो रिपोर्ट नहीं कर रहा था। रिपोर्ट करने के बाद भी उसे और मारा जाता था और उसे एक अलग प्लेटून में भेज दिया जाता था और उस प्लेटून में भी उसके साथ वो लोग वही सब करते थे। जॉय बताते हैं कि वो बार बार पूछते थे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। वो बताते हैं पुलिस को कि मेरा घर पास में ही है, मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ और वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे घर भेज दीजिए। पर इसके बावजूद भी वो लोग उसे और मारते थे। पर आप सबको लग रहा होगा यही बुरा था। नहीं, 3 साल हो जाते हैं चॉय को उसी जगह पर। वो बताते हैं कि एक दिन वो बैठे होते हैं डाइनिंग रूम में और वो दूर से देखते हैं एक लड़के को आते हुए जिसको वो पहचान पा रहे थे। वो और कोई नहीं था, उनका छोटा भाई था। जॉय का छोटा भाई जेहो, जो अकेला खेल रहा था एक गेमिंग स्टोर पर। वहाँ पर पुलिस उसे देखती है और ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आती है। जॉय कुछ नहीं कर सकते थे, अपने भाई के पास नहीं जा सकते थे, उससे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ये करते तो उन्हें डर था कि जो लीडर्स हैं वो उन दोनों को मारेंगे। अब 1986 तक आते हुए बहुत लोग वहाँ से भागने लग गए थे। रूमर्स फैलने लग गए थे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ब्रदर्स होम में, कितना बुरी चीज़ें करी जा रही हैं अंदर। तो जो इनकी ग्रैंड मदर होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी कि कैसे ये दोनों बच्चे मिसिंग हैं। तो उन्हें ये सब रूमर्स सुनाई में आते हैं और वो इन दोनों बच्चे के फादर को कहती हैं कि वो ब्रदर्स होम आए और पूछें। पहले तो उनके फादर जब उस ब्रदर्स होम में पूछते हैं अपने दोनों बच्चों के बारे में तो उन्हें वहां से लौटा दिया जाता है। पर जब वो जिद करने लग जाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं, तब गार्ड्स मान जाते हैं कि वो उनके बच्चों को छोड़ देंगे। जॉय बताते हैं कि जब वो जगह से निकल रहे थे तो वो इतने समय बाद अपने भाई से फिर मिल पाए। वो रो रहे होते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा होता कि वो उस जगह से सही में जिंदा लौट रहे हैं। पर निकलने के बाद भी उनकी ज़िंदगी कुछ खास अच्छी नहीं हुई। उन्हें क्रिमिनल्स और अनएजुकेटेड की तरह देखा गया। उन्हें कोई अच्छी जॉब्स नहीं मिली, इस वजह से चॉय डिप्रेशन में चला गया था और साथ ही में क्रिमिनल गैंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व्ड था। और दूसरी ओर उनका भाई अपने ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहा होता है और 2009 में वो अपनी जान दे देता है। उनकी पूरी फैमिली टूट जाती है, उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। ऐसी चीज़ें उनके साथ क्यों हुई, ये सवाल चॉय पूछते हैं। अब हान और चॉय साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि किसी न किसी दिन उन्हें जस्टिस तो मिलेगा ही। इनकी इतनी मेहनत के बाद 2020 में एक ट्रुथ एंड रिकंसिलियाइजेशन कमीशन बनाई गई री इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस केस को। तो दोस्तों, हमें ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी हो चुकी है। पर ये कहानी यहाँ नहीं रुकती। और भी विक्टिम्स हैं और भी कहानियाँ हैं जो आगे आना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो और ये केसेस और जानने हैं कि दूसरों के साथ भी क्या हुआ,
तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये एक रियल लाइफ हॉरर था। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बुरी चीज़ें चल रही थी उस ब्रदर्स होम में। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड धन्यवाद।